नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, देखिए यहाँ पर भारतीय इतिहास का पाषाण काल। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पर पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। इस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। ठीक है, और इस काल को आखेटक या खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस काल में खाद्य संग्रह करने में ज़्यादा ध्यान रहता था इंसानों का या मनुष्यों का। ठीक है, क्योंकि उसकी जीविका का मुख्य आधार शिकार था, तभी तो अपना पेट भरेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए उसके बाद है लगभग 36,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया। आधुनिक मानव को होमोसेपियन भी कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि 36,000 ईसा पूर्व लगभग में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया। और आधुनिक मानव को क्या कहा जाता था? होमोसेपियन। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आधुनिक मानव को क्या कहा जाता था? तो होमोसेपियन कहा जाता था। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। ठीक है, पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन बन सकता है, तो बेलन घाटी इलाहाबाद से। ठीक है, अगला है देखिए औजारों में प्रयुक्त की जाने वाली पहली धातु तांबा थी। इस धातु का ज्ञान मनुष्य को सर्वप्रथम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि औजारों में प्रयुक्त की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तो वो थी तांबा थी, और इस धातु का ज्ञान मनुष्य को सर्वप्रथम हुआ। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मनुष्य को सर्वप्रथम कौन सी धातु का ज्ञान हुआ? तो तांबा का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोलडीवा इलाहाबाद में से पाया गया है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कर इस सभ्यता की खोज की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं कि चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कोलडीवा इलाहाबाद में पाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कोलडीवा इलाहाबाद से मिला है। ठीक है, और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ है? तो नवपाषाण काल में हुआ है। फिर सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के, देखिए अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, राय बहादुर दयाराम साहनी, याद रखिएगा। ठीक है, ने तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कर इस सभ्यता की खोज की। ठीक है, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि किसके नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई? तो भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट नाम और कौन सा है? राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, कब हुई? तो 1921 में हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर हड़प्पा के पश्चात 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की। भारत में सर्वाधिक सैंधव स्थल गुजरात में पाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं कि हड़प्पा के पश्चात जब हड़प्पा की खोज हुई उसके बाद 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखालदास बनर्जी ने। ठीक है, 1922 ईस्वी में खोज की। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि भारत में सर्वाधिक सैंधव स्थल गुजरात में पाए गए। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सर्वाधिक सैंधव स्थल कहाँ से पाए गए हैं? तो गुजरात से पाए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कौन था? तो कुत्ता था। ठीक है, और जिसे कब बनाया गया पालतू? तो मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद देखिए यहाँ पर है आग की जानकारी मानव को पूरा पाषाण काल से ही थी, किंतु इसका प्रयोग नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि आग की जानकारी मानव को कब से थी? तो पूरा पाषाण काल से ही थी। ठीक है, और इसका प्रयोग कब से स्टार्ट हुआ? तो नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ इसका प्रयोग। ठीक है, अब यहाँ पर आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। देखिए आग की जानकारी मानव को पूरा पाषाण काल से थी, पर प्रयोग करना नहीं जानता था। ठीक है, पूरा पाषाण काल में।
प्रयोग करना जाना है नवपाषाण काल से, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला है देखिए, नवपाषाण काल से मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया जिससे उसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई, ठीक है। नवपाषाण काल में मनुष्य ने आग का उपयोग करना प्रारंभ किया, ठीक है ना, और कृषि कार्य भी प्रारंभ किया, ठीक है, जिससे उसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई, मतलब एक जगह रहने की प्रवृत्ति विकसित हुई, ठीक है। पहले तो वो खाना बदोश खाने की तलाश में हमेशा घूमा करता था, पर जब से कृषि कार्य प्रारंभ किया तब उसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई, ठीक है। अगला है देखिए यहाँ पर, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस हुड ने 1863 ईस्वी में प्रारंभ किया है। देखिए अब यहाँ पर पाषाणकालीन सभ्यता का जो अनुसंधान है वो सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया, तो रॉबर्ट ब्रूस हुड ने किया 1863 ईस्वी में, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं, भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। बिहार के चिरांद नामक नवपाषाणकालीन स्थल से हड्डी के औजार मिले, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से, ठीक है, ध्यान पर रखिएगा। और बिहार के चिरांद नामक नवपाषाणकालीन स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हड्डी के औजार कहाँ से मिले हैं, तो बिहार के चिरांद नामक स्थान से, ठीक है, नवपाषाणकालीन स्थल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर सभ्यता का कार्यक्रम एवं नामकरण, ठीक है, अगला टॉपिक। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि रेडियो कार्बन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के अन्य नदी घाटियों तक विस्तृत स्वरूप का पता चलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से अधिक जाना जाता है। हड़प्पा को इस नगरीय सभ्यता का प्रथम उत्खनन स्थल होने के कारण नामकरण का यह सम्मान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यह कह रहे हैं कि देखिए सिंधु रेडियो कार्बन विश्लेषण पद्धति जो है ये एक प्रकार की पद्धति है जिससे क्या हुआ है, तिथि को मापा गया है, ठीक है, जो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, ठीक है, इस सिंधु सभ्यता का कार्यक्रम को, ठीक है, किस पद्धति द्वारा, तो रेडियो कार्बन विश्लेषण पद्धति द्वारा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि रेडियो कार्बन विश्लेषण पद्धति किस के द्वारा क्या किया जाता है, क्या मापा गया है, तो तिथि को मापा गया सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोले कि सिंधु सभ्यता के अन्य नदी घाटियों तक विस्तृत स्वरूप का पता चलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से अधिक जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा को इस नगरीय सभ्यता का प्रथम उत्खनन स्थल होने के कारण, देखिए इस जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, वो सबसे पहले कौन सा स्थल मिला हमको खुदाई करने से, हड़प्पा, ठीक है, इसलिए इस हड़प्पा को सम्मान प्राप्त हुआ है इस नामकरण का कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जब खुदाई हुई तब हड़प्पा नामक स्थल हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला है सभ्यता की विशेषता, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, देखिए यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता अभी ब्रैकेट में देखिए हड़प्पा सभ्यता दिया हुआ है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में सबसे पहले कौन सा स्थल मिला, हमें हड़प्पा सभ्यता मिला, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। और यह क्या थी, कहाँ से युगीन सभ्यता थी, ठीक है, ध्यान पे रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता वो कहाँ से युगीन सभ्यता थी, ठीक है, और कहाँ से युगीन मतलब वहाँ कांसे का प्रयोग अधिकतर या अधिक होता था, ठीक है। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, या यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है, ठीक है। तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ, क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं हम, इस सभ्यता में मातृ देवी की उपासना का प्रमुख स्थान था, साथ ही पशुपति, लिंग, योनि, वृक्ष एवं पशुओं की भी पूजा की जाती थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु था और उसकी पूजा का प्रचलन था, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना का प्रमुख स्थान था, ठीक है, मातृ देवी की पूजा की जाती थी, साथ ही पशुपति की पूजा की जाती थी, देखिए है ना, पशुपति की पूजा की जाती थी, लिंग की पूजा की जाती थी, योनि, वृक्ष और पशुओं की भी पूजा की जाती थी।
पशुओं में कुबड़ वाला सांड जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु था। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण और इसकी पूजा का प्रचलन था। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु कौन सा था हड़प्पा सभ्यता में, तो कुबड़ वाला सांड। ठीक है, और उसकी पूजा भी की जाती थी। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए, इस काल में मंदिर के अवशेष नहीं मिले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, पर यहाँ पर मातृ देवी की पूजा की जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज मत होइएगा कि देखिए मातृ देवी की पूजा की जाती थी और यहाँ पर पशुपति, लिंग, योनि, वृक्ष, पशुओं सबकी पूजा की जाती थी, पर यहाँ पर मंदिर का अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता के निवासी मिट्टी के बर्तन निर्माण, मोहरों के निर्माण, मूर्ति निर्माण आदि कलाओं में प्रवीण थे। मोहरें अधिकांशतः सेल खड़ी की बनी होती थी। ठीक है, तो जो इस सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो मिट्टी के बर्तन निर्माण में और मोहरों के निर्माण, मूर्ति निर्माण में बहुत ज़्यादा प्रवीण थे, अच्छे थे। ठीक है, और यहाँ जो मोहरें हैं वह सेल खड़ी की बनी होती थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मोहरें किस चीज़ की बनी थी, तो सेल खड़ी की बनी थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने एवं जलाने की प्रथा प्रचलित थी। मानव शास्त्रियों के अनुसार 4 जाति समूहों प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरी, मंगोलियन एवं अल्पाइन द्वारा इस सभ्यता का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने और जलाने की प्रथा प्रचलित थी। ये आज भी प्रचलित है कि हम शवों को दफनाते हैं या जलाते हैं। ठीक है, और मानव शास्त्रियों के अनुसार 4 जाति समूहों, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन और अल्पाइन, है ना, ये 4 जातियों मानव शास्त्रियों के अनुसार क्या किया गया कि 4 जाति समूह में बांटा गया मानव को। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन और अल्पाइन, ठीक है, से इस सभ्यता का निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण विशेषता नगर निर्माण योजना का होना था। एक सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली इस सभ्यता के नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, बहुत ही अच्छा नगर निर्माण योजना था। ठीक है, यहाँ पर इनका है ना, और एक सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली थी। देखिए पानी के आवागमन का, ठीक है, नालियों का बहुत अच्छा निर्माण हुआ था, जलाशय, झील, तालाब, इनका बहुत अच्छा निर्माण हुआ था। ठीक है, और जल निकास प्रणाली मतलब जानते हो आप, जब पानी गिरता है, बरसात होती है, तो जल के आवागमन और निकास के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने निर्माण किया था। तो इसलिए इसे इस सभ्यता के जो नगर निर्माण योजना है बहुत ही अच्छी थी, इसके लिए यह प्रमुख विशेषता है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता को समाज तो क्या था, मातृसत्तात्मक था, मतलब माता का दर्जा ऊंचा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए आज के समय में क्या होता है कि जो परिवार होता है वो पितृसत्तात्मक होता है, पर हड़प्पा सभ्यता में समाज क्या था, मातृसत्तात्मक था। माँ जो थी वो घर की मुखिया होती थी। ठीक है, और कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे ना। नॉर्मल सी चीज़ है, कृषि और पशुपालन, ठीक है, और उद्योग व्यापार जो है वो अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार, मतलब मुख्य कार्य थे जो लोग किया करते थे। ठीक है, पैसों के लिए। अब देखते हैं, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था। विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था, कृषि था। लोग मुख्य रूप से अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे, कृषि करते थे, खेती करते थे। और सर्वप्रथम यहाँ के निवासियों ने ही कपास की खेती प्रारंभ की। देखिए सबसे पहले कपास की खेती किन्होंने प्रारंभ की, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने की। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम कपास की खेती कहाँ प्रारंभ हुई, तो हड़प्पा सभ्यता में के निवासियों के द्वारा हुई। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाता था। यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु का ही यूनानी रूपांतरण है। ठीक है, देखिए जो मेसोपोटामिया के लोग होते थे वो कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है, और क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की। ठीक है, तो इसलिए मेसोपोटामिया के लोग उन्हें सिंधु कहकर बुलाते थे, सिंधु, क्योंकि कपास को सिंधु कहा जाता है। ठीक, कहते थे मेसोपोटामिया के लोग, तो वे हड़प्पा वासियों को सिंधु वासी भी कहने लगे। देखिए, और यूनानियों ने इसे सिंडन कहा। ठीक है, देखिए जो यूनानी थे वह सिंधु को सिंडन कहते थे। ठीक है, जो सिंधु का ही यूनानी रूपांतरण है। ठीक है, तो यहाँ से भी बोल सकते कि देखो मेसोपोटामिया में कपास को सिंधु कहते थे और
हड़प्पावासी सर्वप्रथम कपास की खेती सर्वप्रथम प्रारंभ की थी, ठीक है। इसलिए कपास को जब सिंधु कहते थे तो उन्होंने हड़प्पावासियों को भी सिंधु कहना चालू कर दिया। और उसी तरह यूनानी हड़प्पावासी हड़प्पावासियों को सेंडन कहते थे, तो वहाँ से भी सिंधु शब्द अस्तित्व में आया, ठीक है। अब देखिए अगला है, यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था, ठीक है। अब यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में कैसा होता था, आंतरिक व्यापार भी होता था और विदेशी व्यापार भी होता था। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। मतलब विदेशों में भी निर्यात किया जाता था सामान, वहाँ से भी आयात किया जाता था, और आंतरिक मतलब लोकल जो हम खरीदारी करते वो भी होता था। और व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। वस्तु विनिमय मतलब देखिए यहाँ पर जब कोई सामान लिया जाता था तो उसके पैसे नहीं दिए जाते थे। यहाँ पर एक सामान लिया जाता था और उसके बदले दूसरे सामान दिए जाते थे, ऐसा होता था, तो उसे ही कहते हैं वस्तु विनिमय, ठीक है। अगला देख लेते हैं, माप तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, ठीक है। ध्यान पे रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में माप तौल की इकाई संभवतः या किस अनुपात में थी, तो 16 के अनुपात में थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन संभवतः वणिक वर्ग द्वारा चलाया जाता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जो प्रशासन है वो कौन से वर्ग के लोगों द्वारा चलाया जाता था, तो वणिक वर्ग के लोगों द्वारा चलाया जाता था। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए लिपि, अगला टॉपिक, तो हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं तथा दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी गई है। इस लेखन पद्धति को ब्रुष्टोफेदम कहा गया है। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हड़प्पा की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, ठीक है ना, मतलब चित्रों के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और इस लिपि में प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति में उल्टा है, मतलब बाएं से दाएं लिखी गई है, ठीक है। तो इस पद्धति को क्या कहा जाता है, ब्रुष्टोफेदम कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रुष्टोफेदम लेखन पद्धति किसे कहा जाता है, या है ना, या तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं जो लिखन पद्धति होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ब्रुष्टोफेदम कहा जाता है, ठीक है। और इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो ध्यान रखिएगा कि ब्रुष्टोफेदम जो लेखन पद्धति है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। वीडियो देखे 70 मिनट का हो गया। अब ये थोड़ा और पढ़ लेते हैं। देखिए वैदिक सभ्यता अगला टॉपिक है। तो वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, इसे 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है उत्तर वैदिक काल, इसे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है, ठीक है। जो मैक्स मूलर थे उन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना है, मध्य एशिया को माना है, ठीक। अब भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे। यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र था, ठीक है। जो आर्य थे वो सर्वप्रथम कहाँ बसे, सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे हैं, ठीक है। और यह क्षेत्र क्या था, आधुनिक पंजाब और उसके आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है। आगे देख लेते हैं, आगे है अपना ऋग्वैदिक काल, ठीक है। तो ऋग्वैदिक आर्य कई छोटे छोटे कबीलों में विभक्त थे। ऋग्वैदिक साहित्य में कबीलों को जन कहा गया है। कबीले के सरदार को राजन कहा जाता था जो शासक होते थे, ठीक है। तो जो ऋग्वैदिक आर्य है और वहाँ मतलब वो कई छोटे छोटे कबीलों में विभक्त है, ठीक है, कई छोटे छोटे कबीलों में वो बटा हुआ था। तो ऋग्वैदिक साहित्य में जो कबीले हैं उनको जन कहा जाता था, ठीक है। और कबीले के जो सरदार होते थे, ठीक है ना, उन्हें राजन कहा जाता था, ठीक है, जो शासक होते थे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर सोम आर्यों का मुख्य पेय था तथा यव या जौ मुख्य खाद्य पदार्थ। सोम था वो आर्यों का मुख्य पेय, ठीक है। और यव या जो है जौ भी बोलते हैं मुख्य खाद्य पदार्थ था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि आर्यों के मुख्य पेय और मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था, तो सोम मुख्य पेय और यव जौ मुख्य खाद्य पदार्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। इस समय समाज में विधवा विवाह, नियोग प्रथा तथा पुनर्विवाह का प्रचलन था, लेकिन पर्दा प्रथा, बाल विवाह तथा सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, ठीक है। कह रहा है कि समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, ठीक है, क्योंकि अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में मात्र सत्तात्मक समाज था, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी ही होगी। और क्योंकि जो माँ है वो परिवार की मुखिया है, ठीक है। और इस समय समाज में विधवा विवाह, ठीक है ना, विधवा विवाह, है ना, नियोग प्रथा और पुनर्विवाह, ठीक है, का प्रचलन था। मतलब जो विधवा हो जाती थी स्त्रियाँ उनका विवाह कर दिया जाता था। नियोग प्रथा थी,
पुनर्विवाह भी था, मतलब दोबारा शादी कर सकते थे, ठीक है। और पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, ठीक है। पर्दा प्रथा है ना, पर्दा किए रहते थे वो नहीं था, बाल विवाह बच्चों की शादी हो जाती थी, छोटी बच्चियों की, लड़कियों की, वो नहीं था, और सती प्रथा जब पति मर जाता था तब उनकी पत्नियों को उनके साथ जला दिया जाता था, ये भी प्रचलित नहीं था, ठीक है। तो इसे साफ है कि इस तरह की स्थिति जो थी वो अच्छी थी। आगे देख लेते हैं। सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल या परिवार थी। कई कुल मिलकर ग्राम बनते थे, जिसका प्रधान ग्रामणी होता था। कई ग्राम मिलकर विस होता था, जिसका प्रधान विस्पति होता था, तथा कई विस मिलकर जन होता था, जिसका प्रधान राजा होता था, ठीक है। ऋग्वेद में जन का 275 बार तथा विस का 170 बार उल्लेख हुआ है, ठीक है। तो यह लाइन बोल रहा है कि सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल या परिवार थी, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। कई कुल मिलाकर ग्राम बनते थे, देखिए कई कुल मिलाकर क्या बनते थे, ग्राम बनते थे, ठीक है। और जिसका प्रधान ग्रामणी होता था, जो ग्राम बनते थे उसका प्रधान होता था ग्रामणी। और कई ग्राम मिलाकर विस होता था, ठीक है। अब कई गांव मिलाकर क्या हो रहे हैं, विस बन रहे हैं, ठीक है। और उसका प्रधान क्या होता था, विस्पति होता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्राम मिलाकर विस और उनका प्रधान विस्पति, ठीक है। और कई विस मिलाकर क्या होते थे, जन होते थे, ठीक है, विस मिलाकर जन। और उनका प्रधान कौन होता था, राजा होता था। देखिए कई विस मिलाकर जो जन होते थे उनका प्रधान राजा होता था, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऋग्वेद में जन का 275 बार और विस का 170 बार उल्लेख हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद में जन का और विस का कितने बार उल्लेख हुआ है, तो जन का 275 बार और विस का 170 बार उल्लेख हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। सभा, समिति, विदर्भ एवं गण राजनीतिक संस्थाएं थी। परिवार पितृसत्तात्मक था। समाज में वर्ण व्यवस्था कर्ण पर आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र का उल्लेख है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सभा, समिति और विदर्भ जो थी, है ना, एवं गण राजनीतिक संस्थाएं थी, ठीक है ना। यहाँ पर राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी, तो सभा, समिति, विदत और गण, ये राजनीतिक संस्थाएं थी। परिवार पितृसत्तात्मक था, देखिए अब ऋग्वेदिक काल आ गया है तो परिवार जो है पितृसत्तात्मक है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में परिवार क्या था, मातृसत्तात्मक था, अब ये परिवार पितृसत्तात्मक हो गया है। समाज में वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्ण पर आधारित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्ण पर आधारित है, ठीक है ना। बाद में जब ऋग्वेद का काल खत्म हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगी, जन पर आधारित हो जाएगी, पर अभी ये कर्ण पर आधारित है, ठीक है। काम के अनुसार लोगों को सम्मान प्रदान किया जाता था, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में पुरुष सूक्त है ना, कौन से मंडल में या पुरुष सूक्त में जातियों का उल्लेख है, तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है। और कौन कौन सी जाति, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों को उल्लेख है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है, ठीक है। ऋग्वेद में सभी नदियों में सबसे पवित्र कौन सी मानी जाती है, तो सरस्वती नदी सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखिए अभी कौन सी नदी को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानते हैं, हमें गंगा नदी को, पर ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण मानते थे। अब देखिए अगला है, ऋग्वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व इंद्र को तथा उसके उपरांत अग्नि व वरुण को महत्व प्रदान किया गया था। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व किसका था, इंद्र का था, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और उसके उपरांत अग्नि व वरुण को महत्व प्रदान किया गया है, ठीक है। और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया, पुरंदर कहा गया है, और पुरंदर का अर्थ क्या होता है, तो किले को तोड़ने वाला, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। ऋग्वेद में उसके लिए 250 सूक्त है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद में उसके लिए मतलब इंद्र के लिए, ठीक है, इंद्र के लिए है ना, कितने सूक्त है, 250 सूक्त हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में बटा था। वर्ण व्यवस्था कर्म के बदले जाति पर आधारित थी। स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्हें धन संबंधी तथा किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि समाज जो है वो स्पष्ट रूप से 4 वर्णों, कौन कौन से वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा था। यह क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर वैदिक काल में समाज कितने वर्णों में बटा था, तो 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। अब वर्ण व्यवस्था क्या है, कर्म के बदले जाति पर आधारित थी। देखिए यहाँ पर
उत्तरवैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है अब वो कर्म के बदले जाति पर आधारित हो गई। ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, जाति पर नहीं थी। ठीक है, ध्यान पर रखिएगा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। ठीक है, उत्तरवैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में और हड़प्पा सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी और अब स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, उन्हें धन संबंधी तथा किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। ठीक है, स्त्रियों को ना ही धन संबंधी अधिकार प्राप्त थे और ना ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ज्वालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है। धार्मिक एवं यज्ञीय कर्मकांडों में जटिलता आई है। ठीक है, तो देखिए ज्वालोपनिषद है उसमें सर्वप्रथम 4 आश्रमों किनका किनका, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का विवरण मिलता है। ठीक है, ज्वालोपनिषद में। और धार्मिक और यज्ञीय कर्मकांडों में जटिलता आई है। ठीक है, उत्तरवैदिक काल में धार्मिक और यज्ञिक कर्मकांड मतलब क्या होता है, जो धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं ना उन्हें कर्मकांड कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या जटिलता आई है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में ये सब बहुत अच्छे से होता था, पर उत्तरवैदिक काल में इनमें जटिलता आ रही है। ठीक है, क्योंकि कई लोगों को इस चीज़ का अच्छे से ज्ञान नहीं था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। इस काल में मतलब उत्तरवैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र शिव थे। ठीक है, तो अब उत्तरवैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे, प्रजापति थे, ब्रह्मा। देखिए जो प्रजापति है वह ब्रह्मा के पुत्र थे। ठीक है, तो ब्रह्मा प्रजापति का नाम एक साथ लिख दिया गया। फिर विष्णु और रुद्र शिव। ठीक है, जो रुद्र है वो शिव का ही एक रूप है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराधिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, तो प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र शिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए उत्तरवैदिक काल के राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता बड़े राज्यों तथा जनपदों की स्थापना थी। राजत्व के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि उत्तरवैदिक काल का राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता क्या थी, तो बड़े राज्यों तथा जनपदों की स्थापना थी। ठीक है, यहाँ पर बड़े राज्य जनपद हुआ करते थे। ठीक है, उत्तराधिक काल में। ठीक है, और राजत्व के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख, ठीक है, सर्वप्रथम उल्लेख का ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि राजत्व के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। लोहे के प्रयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से मिला है। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि लोहे के प्रयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व में कहाँ मिला है, तो उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में मिला है। ठीक है, अब देखते हैं आखिरी है यहाँ पर आ गया है अपना, इस काल में राजा का महत्व बढ़ा और उसका पद वंशानुगत हो गया। देखिए उत्तरवैदिक काल में राजा का जो पद है उसका महत्व बढ़ा है, जिसके कारण क्या हो गया, राजा का जो पद है वंशानुगत हो गया। पहले यह नहीं था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था, पर उत्तरवैदिक काल में राजा का पद मतलब वंशानुगत मतलब राजा का जो बेटा है वो राजा बनेगा, ये हो गया। ठीक है, वंशानुगत हो गया। अब देखिए उत्तरवैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक होते थे, संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान थी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि उत्तरवैदिक काल में जो परिवार थे वो क्या थे, पितृसत्तात्मक थे। ठीक है, उत्तरवैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में यही जो, देखिए ऋग्वैदिक काल में भी परिवार जो थे पितृसत्तात्मक थे। हड़प्पा सभ्यता में जो परिवार था वो मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, और संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान थी। ठीक है, संयुक्त परिवार मतलब एक साथ रहने की प्रथा विद्यमान थी। ठीक है, सारे परिवार के लोगों को। तो देखिए यहाँ पर ये वीडियो यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। फिर अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय इतिहास का ही। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।